3 पार्ट हैं। एक आपका संबंधित है विज्ञान से, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ और चौथा सामाजिक विषय। 4 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने रहते हैं। सामाजिक विषय में इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का पार्ट आता है, जो आप अपने बुक्स आपके पास जो है उसमें से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको जो भी है क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। सबसे कोई बोलना नहीं है किसी को, बस सुनिए आप, ठीक है? समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उनको क्लियर करना है। तो पहले तो जान लीजिए कि कक्षा 6 में का 20% आता है, जो टोटल 100% हमारा एग्जाम में होता है। 20% 6 से, 20% 7 क्लास से और सर्वाधिक जो आपका होता है 60% वह कक्षा 8 के बुक से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो हमें जल्द से जल्द कक्षा 8 वाला जो आपका पोर्शन है स्कूल में, मैम लोगों से कहिएगा कि वो जल्दी आपका सामाजिक विषय कवर करा दे अक्टूबर तक, जिसमें कि आप उसको बहुत अच्छे से याद कर सके और पढ़ सके। हम आज आपको 6 का इतिहास से स्टार्ट करेंगे। आपको चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्या नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चंस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, वो हम आपको आपके ग्रुप पे भी उपलब्ध करा देंगे। इतिहास दूसरे, अच्छा एक मिनट, अनी अनी एक मिनट देख रहे हैं अभी। हाँ क्या हुआ, आ रही है? देखो माइक वाइक भी बंद कर दो, हो जाएगा ना। दूसरी लिंक का फिर शेयर नहीं होगी। अब दोनों पे आ रही है स्क्रीन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ठीक है, कंटिन्यू। ठीक, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो हम चल रहे थे कि इतिहास के बारे में, इतिहास में कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 का 20% आता है और 7th का 20% और 60% आपका कक्षा 8 से लिया जाता है। तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, पहला आपका है इतिहास जानने के स्रोत। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, मैम लोगों ने बताया होगा इतिहास क्या है। तो इतिहास है बीते हुए समय के लोगों को समझने और जानने का साधन जो होता है, वह इतिहास कहलाता है। हम यूं समझे कि जो भी प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनका जो लिखा हुआ वक्तव्य हमको मिलता है, जो भी घटनाएं हुई जिस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वह सब इतिहास हो जाती है।
जैसे आपने कक्षा 6 में जो पढ़ा वो इतिहास हो गया, पुराना हो गया, इसलिए इतिहास हो गया। तो हमें अ, ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे। तो इतिहास जानने के आता है, समझने और जानने का साधन है। फिर आता है कि हम जैसे इतिहास को जो आपका समय है, इनको किन भागों में बाँटते हैं, ठीक है? जैसे ऐतिहासिक युग है, ऐतिहासिक युग को 3 भागों में बाँटा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में हमें इतिहास को बाँटा गया है। ऐतिहासिक युग कहलाता है, जो ऐतिहासिक काल में इनको बाँट दिया गया है। अब जैसे प्राक ऐतिहासिक काल है, जो सबसे पुराना है, पूर्व ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं, तो उसकी कोई भी हमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, वह समय जिसमें लिखित और संबंधित साक्ष्य प्राप्त तो हुए, लेकिन वह पढ़े नहीं जा सके। जो पढ़े नहीं जा सके, वह आद्य ऐतिहासिक में चले गए। फिर तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समय में जो भी लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है, उसे पढ़ा जा सकता है। और जो जिस काल की लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक, जो तीसरा आपका है, 3 भागों में था, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कैसे किन चीजों में लिखा हुआ प्राप्त हुआ? भाई, प्राचीन काल में कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है हमको? तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि अशोक की शिलालेख, अशोक के शिलालेख आपने पढ़े, तो पत्थरों के शिलालेख क्या थे? पत्थर, पत्थर पे आकृतियां उकेरी गई थी, जो उस समय की लिपि होती थी। ठीक, तो उसके पहले हम मानव को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभों यानी खंभों पर, शिलाओं यानी कि पत्थर की चट्टानों पर अपने अभिलेख उस समय के मानव लिखते थे। ठीक, अब उसके बाद आता है कि इतिहास जानना। कैसे हम जानेंगे इतिहास? कैसे जानेंगे इतिहास? इतिहास जानने के स्रोत क्या है? ठीक, तो इतिहास जानने के 2 स्रोत है बेटा, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। हम ये पता होना चाहिए कि पुरातात्विक में क्या आता है और साहित्यिक में क्या आता है। तो पुरातात्विक स्रोत आपके क्या हैं? जैसे अभिलेख हैं, प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं, मुहरें मिली हैं, ये पुरातात्विक स्रोत है इतिहास जानने के। और जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्य स्रोत में भी 2 प्रकार के आते हैं। एक तो जो धार्मिक है और एक धर्मेत्तर साहित्य। 2 प्रकार के साहित्य भी प्राप्त होते हैं। अब जो हमें अभिलेख वगैरह जो पुरातात्विक साक्ष्य में मिले हुए हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत पूछा भी गया है, कई भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का रुम्नदेई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको क्वेश्चन वगैरह मैं अभी बाद में उपलब्ध भी करा दूंगा और बताता भी रहूंगा। तो सम्राट अशोक का जो रुम्नदेवी अभिलेख था, कहाँ से प्राप्त हुआ? सम्राट अशोक का रुम्नदेवी अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसके समय कर के रूप में उपज का 8वां भाग लिया जाता था। तो अभी आपने जो रुम्नदेवी अभिलेख जो मैंने बताया था पहले, वही है कि सम्राट अशोक का जो रुम्नदेवी का अभिलेख है, लुम्बिनी नेपाल में जो प्राप्त हुआ है, उससे समय में यह पता चलता है कि कर के रूप में जो सम्राट अशोक था, वह उपज का 8वां भाग लेता था। समझे बच्चों? देखिए, इतिहास खाली सुनना है और समझना है और आपको याद करना है। क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते जाएंगे, आपको बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अभिलेख में पुरातात्विक साक्ष्यों में आ जाता है। जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा है कहाँ स्थित है, या ये गुजरात में स्थित है। ठीक, धामेक स्तूप किसने बनवाया या कहाँ पे है? तो धामेक स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था
और यह सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पे है बच्चों? वाराणसी में। ठीक है, आप अपने मैसेज बॉक्स में लिखते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। अब जैसे धर्मेत्तर साहित्य, धर्म से संबंधित साहित्य, सब बच्चों को पता होगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे गीता आता है, गीता, गीता किसने लिखी? इसका कहीं पे उल्लेख गीता का लिखा हुआ नहीं मिलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, गीता महाभारत का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है गीता। आप ये मान के चलिए कि जब आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि गीता किसने लिखी, तो जो महाभारत जिसने लिखी उसी ने गीता लिखी। यानी महाभारत के लेखक वेद व्यास, यानी गीता के लेखक महर्षि वेद व्यास हुए। और उस समय का सबसे जो प्राचीनतम, जो हमारे सामाजिक आर्थिक मौर्यों के समय का एक रचना प्राप्त हुई, अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको भी बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था। 3 नाम मिलते हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम है अर्थशास्त्र के लेखक में। ये क्वेश्चन में आपके तीनों में से कोई एक नाम देंगे और आपसे पूछा जाएगा। जब 4 ऑप्शन होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अब उत्तर में 4 कॉलम दिए होंगे, चारों में क्या क्या लिखा होगा मैं आपको बताता हूँ। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और चौथा ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन ही होगा, चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त तीनों। तो चूंकि तीनों सही है तो चौथा आंसर आपका क्या होगा? चारों। जो चौथा आंसर होगा वो आपका सही होगा कि उपरोक्त तीनों, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो लेखक है चाणक्य, उसके 3 नाम, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य, 3 नामों से उसे जाना जाता है। क्लियर? आगे आते हैं, कश्मीर का इतिहास के बारे में उस समय की रचना मिलती है। एक सबसे बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसे कहते हैं राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी का लेखक आपका है कल्हड़, और इसमें कश्मीर का 11वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास है। ये आपके धर्मेत्तर साहित्य में आता है। धर्म से इतर, धर्मेत्तर का मतलब होता है धर्म से इतर। जैसे धार्मिक हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, ये सब रामायण हो गया, धार्मिक किससे संबंधित, तो धार्मिक इतर। जैसे धर्मेत्तर राजतरंगिणी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिका पुस्तक का। इंडिका कौन सी पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, यह किसके समय आया? तो इंडिका का जो लेखक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा और सब में लिख भी सकते हैं कौन था। तो इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? यूनान देश का निवासी था। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक, इससे इस प्रश्न में कई चीजें पूछी जाती हैं, कई प्रकार से। मेगास्थनीज के बारे में कई चीजें पूछ ली जाती हैं कि यह किसके समय शासनकाल में आया था, या इसकी पुस्तक का क्या नाम था, ठीक, यह कहाँ का निवासी था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, यह यूनान देश का निवासी था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग और भी कई भारतीय जो विदेशी यात्री थे भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो जो फर्स्ट जो चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत में, उसमें कई ऐसा मिलता है। तो उसमें जैसे मेगास्थनीज है, फिर फायन किसके समय आया? गुप्त काल में। और कहाँ का निवासी था? चीन का। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे आपको
उपलब्ध कराते जाएंगे। आपने देखा होगा इसमें जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए, और इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्न आपके उस पर दिख रहे होंगे। ये अभ्यास प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इनको आप कर लेंगे। जितना अभ्यास कर लेंगे रोज का रोज डाल दिया जाएगा, रोज अभ्यास कर लेंगे। जैसे 3 चैप्टर पढ़ाएंगे तो 3 चैप्टर का डाल देंगे, अभ्यास कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उन क्वेश्चन को जरूर आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैंने बना रखा है सम्राट अशोक का रोमन देवी का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय में घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ठीक, सारे क्वेश्चन आपके डाल दिए जाएंगे और आप इसको सब देखिए, और आंसर भी उसमें दिया, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको आंसर्स भी देते। अब दूसरा पार्ट आता है कक्षा 6 में, पाषाण। ठीक, पाषाण काल में क्या 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 मेन चीजें हैं ये आपको जानना है बस। बाकी पूरा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है कक्षा 6 में। और साथ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उन पे ज्यादा ध्यान देना। जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप ध्यान करके दिमाग में रखिएगा, और चूंकि आज ही आप उसको टिक कर लेंगे, देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो अगला जो आपका आता है वह है पाषाण काल। पाषाण काल कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आपको दिख रहा होगा इसमें हमारी स्क्रीन में। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, पाषाण युग कितने भागों में बांटा गया? पाषाण युग 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये आपको बस इतना दिमाग में बैठाना। इसमें 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। जैसा है, पूरा पाषाण युगीन किस स्थल से यह पता चलता है कि मानव गुफाओं में समूह बना करके रहता था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से यह पता चलता है कि मानव गुफाओं में समूह बना करके रहा करता था। ठीक, अगला है, पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार कैसे थे? ये बहुत पूछा जाता है, आपको आपके चैप्टर में लिखा, क्वेश्चन आंसर में लिखाया भी गया होगा। तो पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार बेडौल और भेड़ी आकृति वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो आपके वहां पूछा भी जाता है और कई बार पूछा गया, आग की खोज किस युग में? 2 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आग की खोज किस में हुई? आग की खोज पूरा पाषाण काल में। दूसरी, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा इसमें आता है कि मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन सा? जो गली गली में आजकल बहुत चर्चा में है, तो आपका जो मानव का सबसे प्रथम पालतू जानवर था वह था कुत्ता, और मानव ने मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बना लिया था। क्लियर? दूसरा चैप्टर आपके इसमें बहुत कमी क्वेश्चंस हैं, और ये आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। फिर पहिए का आविष्कार भी है। धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले धातुओं में तांबा का प्रयोग किया गया। धातुएं जैसे आपको पता है, सोना, चांदी, लोहा, ये सारी धातुएं हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे भारत में किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वह धातु थी तांबा। क्लियर? इस पार्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और आगे आपको ये क्वेश्चंस हैं जैसे देखिए, और आप अपने, अभी मैंने आंसर इसका नहीं शो किया है, आप इसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं आंसर प्रयास करिए, और जो मैसेज है उसमें बताइए कौन कौन सा किसमें कौन सा होगा। 2 मिनट का समय है आपके पास, 3 मिनट का, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मैंने बताए थे भी, आग की खोज किस काल में हुई, और कुशाकांड मानव किस अवस्था में प्रवेश किया, पहिए का आविष्कार, जो मेन है आप उस पर ध्यान दें। पहिए का आविष्कार,
मानव ने किस समय कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक, और मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन? कांसा किन धातुओं से मिलकर के बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांसा जो मिला धातुओं से मिलकर बना है वह तांबा और जस्ता, दो धातुओं से मिलकर के कांसा जो धातु है, कांसा धातु तैयार की दी गई है, तांबा और जस्ता। ठीक है बच्चों, 2 चैप्टर्स हो गए। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिसकी 6 का 20% ही आएगा और चैप्टर्स बहुत हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन हमें मिलेगा। तो जितना ज्यादा हम आपको आगे पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन धीरे धीरे मेन क्वेश्चंस भी हम आपको लिख करके उपलब्ध करा देंगे जिससे कि आप लोग याद कर सकें। समय आपके पास बहुत कम है। चैप्टर्स आप यहाँ से जाने के बाद स्कूल में भी आप अपने मैम से या सर से कंसल्ट करके आप इसको पढ़ते रहेंगे, वो ज्यादा बेहतर अवस्था में रहेंगे। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो इस पार्ट से भी क्वेश्चन जरूर आता है, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये कई नामों से जानी जाती है। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब एक ही नाम, एक ही जगह के नाम है। इनको अलग अलग तरीकों से पुकारा जाता है और क्वेश्चंस इसमें काफी आते हैं। तो नदी, आप ये जान लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे, जैसे मानव ने जब रहना चालू किया तो उन्होंने नदी के किनारे बसना चालू किया। जितने भी शहर आपके हैं, आप देख लीजिए विश्व भर में, यहाँ तो भारत में तो है ही है, सारे विश्व में जहां भी से जो भी शहर, वो सब नदी के किनारे बसे। कारण यह था कि मानव को अगर जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता और आपको जल नदियों पे से आपको मिल जाता था। उससे बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे खेती बाड़ी हो जाती थी। ये सारी चीजें, चूंकि खेती होगी तो हम अन्न का उपज करेंगे, अन्न का उपज होगा तो मनुष्य के जीवन यापन में आपका सहयोग रहेगा। तो जितनी भी सभ्यताएं का विकास हुआ वह नदियों के किनारे हुआ। क्वेश्चन भी आता पूछा जाता है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास सर्वाधिक नदियों के किनारे ही हुआ है। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या, जो खोजें हुई, पुरातात्विक खोजें, जैसे स्थल खोजें हुई, जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने उसके बारे में लिखा, खोज किया, स्थलों की खोज की, फिर वो उनका समय निर्धारण किया गया कि ये एक अनुमान के द्वारा कि ये कैसे, किस समय का, ये सभ्यता किस समय की थी और किस समय से किस समय तक इस सभ्यता को माना जाता है। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता का काल। यह कब से कब तक माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर? ये तो हो गया, इसका काल निर्धारण हो गया हड़प्पा का। अब हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो जैसा कि आपको मालूम है, सिंधु, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो भाग है, काफी कुछ भाग पाकिस्तान में भी इस समय उपलब्ध है।
तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जो मेन थी वह रावी नदी के किनारे विकसित हुई। जो हड़प्पा स्थल किस प्रदेश में आता है, तो हड़प्पा स्थल पंजाब प्रदेश में आता है और पंजाब प्रदेश का कुछ भाग अब पाकिस्तान में चला गया है। तो इसलिए जो उस समय का हमारा संयुक्त भारत था, जब पाकिस्तान को अलग नहीं किया गया था, भारत एक हिंदुस्तान के नाम से जाना था, तब भारत और पाकिस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तब यह जो हड़प्पा सभ्यता की जो इस समय स्थल है, वह जो पंजाब का क्षेत्र है इसका, वह जैसे हमारे यहाँ भी पंजाब है, तो थोड़ा पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में भी पाया जाता है, वहां पे हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सबसे प्राचीन सभ्यता जो नगरी थी, कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कई प्रकार से इसको मोल्ड करके पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक। हड़प्पा कालीन नगर किस प्रकार बसे थे? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही मन लगा करके सुनना है और समझना है कि जिस चीज पे जोर दे रहे हैं, इसको आपकी किताब भी होगी, उसमें भी देखिएगा, हम अपने ये भी आपको शेयर करेंगे और इसमें से भी आपको पढ़ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। प्राचीन, सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा कालीन नगर किस प्रकार बसे थे? आपको बता दें, हड़प्पा कालीन नगर जो थे हमारे, वह एक निश्चित योजना के अनुसार बसते थे। ठीक। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। बहुत सारे स्थल हैं सिंधु घाटी के, जैसे कालीबंगा है, लोथल है, दायमाबाद है, रोपड़ है, बहुत सारे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है, वह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। कालीबंगा का भी है, एक आध क्वेश्चन है उनमें, मैं आपको बता दूंगा, वो देखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की और कब की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अब इसी प्रकार से सुमेलित करने को भी आ जाता है, कहीं कहीं पे देखते हैं कि कौन कौन से आपके जो थे, इनको सुमेलित करिए। स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे रोपड़ कहाँ पाया जाता है? तो रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक। इसी प्रकार से और भी है, हम दिखा देंगे आगे आपको। अब सिंधु घाटी की जो इमारतें बनी, उनका आकार कैसा था? एक तो सबसे बड़ी चीज थी, यह एक निश्चित योजना पे बनी थी। ठीक। सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता थी, चाहे हड़प्पा हो, हड़प्पा कालीन नगर हो, चाहे मोहनजोदड़ो के नगर हो, यह एक जो थे एक निश्चित योजना के आधार, इनका आकार कैसा होता था? तो इन इमारतों का आकार आयताकार होता था। ठीक। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वृहद स्नानागार मिलता है? ठीक। स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है, ध्यान रखिएगा। मक्का बनाने का कारखाना, मनका जो उस समय होता था, आपके यूं कह देते हैं कि जैसे मुहर्रे टाइप की थी, गोल गोल मनके होते थे, मनका, उसको गोल गोल में
बीच में छेद करके माला टाइप में बनाते थे उसके, मनकों का माला बनाया जाता था। जैसे आजकल मोती आप देखते हैं, मोतियों का माला बनता है, उसी प्रकार से उस समय मनकों का माला टाइप का बनाया जाता था। तो मनका बनाने का कारखाना चनूदड़ों से, ठीक, चनूदड़ों, जो मनका बनाने का कारखाना है वह चनूदड़ों से प्राप्त हुआ, ठीक। इसी प्रकार पूछते हैं इसमें है कि इसमें धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता में। मात्र शक्ति की उपासना होती थी, वृक्ष की पूजा करते थे लोग, शिव की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे। आप देखिए आज भी हमारे जो भागवत धर्म है, हिंदू धर्म है, वहां वृक्ष की पूजा होती है, मात्र शक्ति यानी देवियों की पूजा, ठीक, शिव की पूजा आदि अनंत काल से हो रही है, पशुओं की पूजा, गाय को माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, इसलिए पशुओं की भी पूजा प्राचीन काल से हमारे चली आ रही है, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि पानी निकास हेतु नलियों की समुचित व्यवस्था सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होती है। तो आप ये जान लीजिए, हड़प्पा, हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नगर था, उसमें बहुत ही एक जो था कि निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी समुचित। जैसे एक आप नक्शा बनाते हैं ना, तो आप देखते हैं मकान में कहाँ कहाँ से नालियां कैसे निकालनी है। सड़कों पे आप देखिए तो दो साइड में नालियां बनी होती हैं, सीवर पड़ा होता है। तो उस समय की भी जो ये ड्रेनेज व्यवस्था थी बहुत अच्छी कहलाई जाती, वह थी हड़प्पा कालीन व्यवस्था। क्लियर। हमने जैसा बताया था कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, वह हड़प्पा सभ्यता थी। कपास, जो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय किसे जाता है। तो कपास, जैसा कि आप इस समय भी पढ़ रहे होंगे, कपास उत्पादन, कपास से रुई बनती है, रुई से कपड़े बनते हैं, ये सारी चीजें कपास द्वारा तैयार की जाती थी। तो कपास का उत्पादन कब से प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को ही जाता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि लिपियां होती थी पहले, कैसे जो जैसे हमारी आजकल हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि कहलाती है, ठीक। हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि कहलाती है। उसी प्रकार की सिंधु सभ्यता में भी एक लिपि थी, ठीक, उसे हड़प्पा लिपि कहते थे। और हड़प्पा लिपि जो थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि भी हमारी दाएं से बाएं ही लिखा जाता है। आप देखते हैं कि आप दाहिने से चालू करते हैं, जैसे कि उर्दू में देखिए उल्टा लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, समझे बेटा। उर्दू बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि जो हिंदी है हमारी वह दाएं से बाएं। तो हड़प्पा लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसी में और सारी चीजें हैं, जैसे आता है कि अन्य सभ्यताओं से व्यापार इनका होता था, जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है। उस मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, दजला फरात नदी है इराक में, वहां थी। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा, जिगुरत का नाम सुना होगा, जिगुरत प्रमुख देवता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवता कहाँ निवास करते थे, जिगुरत, जिगुरत में निवास करते थे। जिगुरत आप देखेंगे, आप लोग एक चीज जो आपके पास सभी लोगों के पास हमें लगता है कि किताबें आपके विद्यालय में पहुंच गई होंगी, और जिनको किताबें नहीं मिली हैं वह अपने मैडम या सर से बोल देंगे तो वह किताबें प्राप्त कर लेंगे। और समूह में डाला भी गया है, बाद में भी डाल दिया जाएगी कि कौन सी किताब है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिन किताबों में ही आगे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये एक किताब जिससे इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है, हमारी लिखी, हमने इसको बनाया है, और इसको भी हम आपको इसी पे व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा देंगे। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी उपलब्ध करा देंगे। तो जिगुरत कहाँ के देवता थे, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में देवता का निवास कहाँ था, जिगुरत था। क्लियर। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, आपने सुना होगा, जैसे नील नदी का वरदान
मिस्र को कहा। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, ठीक। तो इसी नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। इसी प्रकार से चीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र सभ्यता हो गई और हड़प सिंधु सभ्यता हो गई। इसी प्रकार से चीन सभ्यता हो गई, चीन का विकास। तो चीन लगभग 2500 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ चीनी सभ्यता का बताया जाता है। और यह किस नदी के किनारे है? तो चीन की सबसे जो है हुआंगो नदी, हुआंगो। आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि अगर कोई कहीं नदी वरदान भी कही जाती है तो अभिशाप भी उसे कहा जाता है। चीन का अभिशाप भी हुआंगो नदी कही जाती है, हुआंगो नदी, ठीक। चीन का शोक, अभिशाप या शोक, इसे कहा जाता है हुआंगो नदी। इसे पीली नदी भी कहा जाता है चीन में। क्लियर? अब कागज लिखते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। यह आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हम इसके बारे में रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं, कागज पलटते हैं, कागज फाड़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कागज का आविष्कार कहाँ। क्लियर? इसके आगे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कांसे की नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कांसे की नृत्यकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है नगर हैं और नदियां हैं। ये कौन कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हैं सिंधु सभ्यता कालीन? ये दिया हुआ है, ये आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 6 में। और कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलज नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। इसमें आलमगीरपुर आप जान लीजिए जो आता है ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। क्लियर? इन्हीं से संबंधित जो भी है ये क्वेश्चंस भी हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, ये डाल दिए जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट्स वगैरह थे मैंने आपको बताए। और आगे हम चलेंगे। बच्चों आपको जैसा आपने देखा होगा कि ये 3 पार्ट आपके हमने कवर किए। बहुत ज्यादा कवर करने से आपको समझ में भी नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये आपको याद करना है। यही आप बहुत बेहतर तरीके से जितना अच्छा तैयार कर लेंगे, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट ये भी है। जिस प्रकार से रीजनिंग का पार्ट आधा आता है, तो सामाजिक विषय के भी 35 नंबर्स होते हैं। और ये आप जितना अच्छा कर ले जाएंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? जय अनी। हाँ, जय ये कह रहे थे कि बस इतना ही आज मैं कराऊंगा। ठीक है? तो इतिहास के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं एक ही दिन में, और बड़ी आसानी से समझ के आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल तरीके से सर ने बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो सर ने पढ़ाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट सर भेज देंगे आपको अपनी कॉपी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे सर ने बताया वो लिख लीजिए, और फिर यही टेस्ट में सब हम लोग शनिवार को जो टेस्ट होगा उसमें दिया जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू, और आज की क्लास अभी खत्म होती है।